अपनी उस हमाकत की पादाश में वो गिरफ्तार होने से बाल बाल बचा था, लेकिन पुलिस उसकी तलाश में थी और वो रात गए पनाह लेने के लिए जहांगीर के घर जा पहुंचा था। उसे अपने घर से फौरन हटा दो और किसी अदालत से उसकी जमानत कबल गिरफ्तारी का बंदोबस्त करवाओ। ऐसा ना हो कि तुम खुद किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाओ। मैं भी यही सोच रहा था। आज सुबह सवेरे माल पहुंचाए, उसमें 4 सूटकेस तुम्हारे लिए। वो मेरे जीवा हाउस के ड्राइंग रूम में रखवा दिए। जब जाओ वहां से ले लेना। ज्यादा बड़े या वजनी तो नहीं है, तुम्हारी गाड़ी में आ जाएंगे। क्या आया है उनमें? पुराने कपड़े भरे हुए हैं। मुझे इत्तला मिली थी कि वो रात तक पहुंचेंगे। समझा? उमरी के लहजे में बोला, शायद उनकी साख्त में गुंजाइश रखी गई होगी। बातों में वक्त ज़ाया ना करो, पहले नादर का बंदोबस्त करो, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। सिलसिला मुनक़ते करके मैंने अपनी तैयारी मुकम्मल की और सीधा अकबर की अलाजगाह की तरफ रवाना हो गया। उधर करने का दोहरा मकसद था। अव्वल तो कामरान की खबर गिरी, दोम वहां रक्षी का सुराग लगाना। कासम पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखने के लिए ये जरूरी था कि मैं रक्षी को निगाहों से ओझल न होने देता। मेरे लिए कासम का ये इंकिशाफ हैरतनाक साबित हुआ था कि रक्षी सेहतमंद होते हुए भी नफ्सियाती और मंशियात के आदी मरीजों के दरमियान पनाहगुज़ी थी। मैंने अस्पताल पहुंचकर अस्पताल में मौजूद मरीजों की फहरिस्त पर निगाह दौड़ाई तो इनमें 3 औरतों के नाम जरूर मौजूद थे, मगर रक्षी का नाम कहीं नहीं था। साफ जाहिर था कि वो किसी मफरूजा नाम के तहत वहां मुकीम थी। कामरान अपने कमरे में आरामदेह बिस्तर पर गहरी नींद सोया हुआ था। मुझे उसके कमरे में दाखिल होते देखकर फ्लोर पर मौजूद खूबसूरत ड्यूटी नर्स तेजी से कमरे में आई थी। इसे डिस्टर्ब न कीजिएगा। वो कमरे में दाखिल होते ही मुल्तजियाना लहजे में बोली थी, मरीज इस वक्त ट्रंकुलाइजर के ज़ेरे असर है। यहाँ इसकी पहली रात थी। तंग तो नहीं किया आप लोगों को? मैंने खुश इखलाकी के साथ सवाल किया। नहीं, कोई खास परेशानी तो नहीं हुई। आप मरीजों के मुकाबले में डेक्ट ज्यादा ही दुश्वार साबित होते होंगे, मैंने बात बढ़ाते हुए कहा। वो फरेरी लेकर मुस्कुरा दी। शुरू में मरीज सब कुछ भूल जाता है, उसे बस नशा ही याद रहता है। इन के मरीजों की हालत तो बहुत काबिल रहम होती है। कभी कभी तो तरस खाकर नशा फराम करने की हमदर्दाना ख्वाहिश हमारे दिल में भी जन्म ले लगती है। औरतें ज्यादा खतरनाक हो जाती है या मर्द? उसने आंखें सिकोड़ कर अपने सर को एक अदा से जुम्बश दी। फिर बोली, औरतों की हालत ज्यादा अबतर होती है, लेकिन आपकी एक मरीजा तो बिल्कुल ही नॉर्मल लगती है। मैंने मौका पाते ही मतलब की बात छेड़ दी। किसको देख लिया आपने? वो पहली बार कदरे बेतकल्फाना लहजे में बोली। कल नीचे रिसेप्शन के करीब देखा था। ये कहकर मैंने बिला तामुन रक्षी का हुलिया दोहरा दिया। ओह वो ही ना, वो एकदम हंस पड़ी। बहुत दिलचस्प लड़की है, 2-3 दिन पहले ही आई है और अभी तक बिल्कुल नॉर्मल है। फाइल से पता चला कि कभी कभी उसे अचानक हिस्टीरिया जैसे दौरे पड़ते हैं। मरीजों में घिरी रहने वाली उस नर्स को उस बेजरस गुफ्तगू से शायद खासी खुशी हुई थी, क्योंकि वो कुछ देर तक वहीं रुकी रही। उसने मुझे तसल्ली दी कि मैं कामरान की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हूँ, क्योंकि उस इलाजगाह में इलाज के साथ मरीजों की जुमला जरूरियात का पूरा ख्याल रखा जाता है। उसके जाने के बाद मैं कामरान के कमरे से रुखसत होकर ऊपरी मंजिल के 7वें कमरे में जा पहुंचा। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के जवाब में कुंडी गिराने की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। मेरे सामने रक्षी मौजूद थी। मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और आंखों में बेयकीनी की कैफियत झांक रही थी। अंदर आने को नहीं कहोगी? मैंने चुपते हुए लहजे में सकूत तोड़ा। तो तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? उसके होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली। तुम मेरे आदमी की निगरानी में यहाँ पहुंची थी। मैंने अंदर दाखिल होते हुए कहा, मैं बता चुका हूँ कि तुम मुझे फरेब नहीं दे सकोगी। मैं किसी आसेब की तरह पाताल तक तुम्हारा पीछा करूंगा, यानी तुम मिल बैठने के लिए तैयार नहीं हो। वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली, आया तो इसीलिए हूँ। मैंने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा, देखना है कि तुम कहाँ तक पेशकदमी करती हो। मजाक नहीं, मैं संजीदगी से पूछ रही हूँ। मैं संजीदा हूँ। कासम से बात तय हो गई है, हम मिलकर काम करेंगे। तुम्हारे बारे में उसने छूट दे दी है। तुम्हें एतराज न हो तो वो हमारे मरासिम से चश्म पोशी बरतता रहेगा। मैं कोई बेजान मुजस्मा नहीं हूँ, वो चटक कर बोली। जो वो मेरे बारे में ऐसे फैसले सादर करे, अपनी पसंद और नापसंद मैं खुद समझती हूँ। उसे मशवरा देने का कोई हक नहीं। मैं उसे बता दूंगा। मैंने खुलूस से दिल के साथ कहा। अपनी औकात जानकर उसे ज्यादा खुशी नहीं होगी। क्या इस वक्त मुझे सिर्फ ये जताने आए हो कि तुम मेरी यहाँ मौजूदगी से बाखबर हो? ये भी मालूम करना चाहता था कि यहाँ से अब कहाँ जाओगे? कुछ रोज यही रहने का इरादा है। ये जगह महफूज भी है और पुरसकून भी। बाहर किससे खतरा है? हमारा आपस का मामला तो निपट ही गया है। फिलहाल मैं आराम करना चाहती हूँ। हो सकता है A2 ने बराह रास्त किसी को मेरी तलाश में रवाना कर दिया हो। वो जब डरता है तो बैक वक्त सारे इम्कानी महाज खोल लेता है। तुमने उसे मेरे पीछे लगाकर अच्छा नहीं किया। A2 के बारे में तुम और क्या जानती हो? बहुत कुछ और कुछ भी नहीं, उसने बेपरवाह से लहजे में कहा। यह क्या बात हुई? मैंने हैरत के साथ सवाल किया। किसी अजनबी के लिए बहुत कुछ जानती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। वो दिलावेज मुस्कुराहट के साथ बोली, ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं जो उसकी जात पर रोशनी डाल सके। फिर तुम्हारे पास वक्त बर्बाद करना बेकार है। उसने मुझे रोकना चाहा, लेकिन मैं वहां से रुखसत हो गया। दफ्तर पहुंचकर सबसे पहले मैंने गजाला को फोन किया और उसे कामरान की खैरियत से आगाह किया तो मेरी तवक्को के मुताबिक वो बहुत खुश हुई और एहसानमंदाना लहजे में मेरी हमदर्दी का शुक्रिया अदा करने लगी। उसने मुझे दोपहर के खाने पर घर बुलाना चाहा
लेकिन मैंने शाम में चक्कर लगाने का वादा करके मुआवजत कर ली। 2 बजे तक दफ्तर के कामों से फारिग होकर मैं जीवा हाउस की तरफ रवाना हो गया। वहां कार से उतरते ही मुआवजे ने वो इतला दुहराई जो मैं जहांगीर से सुन चुका था। ड्राइंग रूम में हाथ से बने हुए दरमियानी साइज के 4 चरमी सूटकेस मौजूद थे। उन्हें खोला तो अंदर वाकई इस्तेमालशुदा कपड़े भरे हुए थे। सूटकेस खाली करके मैंने उन्हें हर तरफ उलट पुलट कर देख लिया, लेकिन कोई ऐसी बात नोट न कर सका जो किसी खुफिया तय की निशानदेही करती हो। अलबत्ता हर सूटकेस की जेब में एक टाइप किया हुआ रुक्का मौजूद था। 3 गैर मुल्की नामों और कोडवर्ड्स के साथ मगरबी यूरोप के मुख्तलिफ शहरों के तफसीली पते और फोन नंबर्स मौजूद थे। चौथे रुक्का पर न्यूयॉर्क के किसी गैसोलीन स्टेशन पर काम करने वाले पाकिस्तानी कैशियर का नाम पता दर्ज था। मेरी दानिश में वो सूटकेस साथ लिए फिरना हमाकत होता। हामिद के जरिए मुंतखब किए हुए कैरियर्स को मैं अपना घर दिखाना नहीं चाहता था। किसी होटल में कमरा हासिल करके पुराना तरीकाकार इस्तेमाल करता तो सूटकेस ले जाने वाले गैर जरूरी तौर पर लोगों की निगाहों में आते और खेल खराब हो जाता। लिहाजा मैंने उस बार जीवा हाउस को अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। शाम के वक्त मैं मोती दादा के अड्डे से थोड़ा दूर रुक गया। पहली बार मैंने हामिद पर उसी तरह हाथ डाला था। मुझे मालूम था कि एक बार हीरोइन की फरोख्त में मुलव्वस हो जाने के बाद हामिद के लिए उस काम से किनारा कश होना नामुमकिनात में से था। ऐसे ये बात अटल थी कि वो मुकर्रर वक्त पर मोती दादा से माल लेने आता था। थोड़ी ही देर बाद मुझे उसकी झलक नजर आई तो मैंने इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। वो हारन की आवाज सुनकर चौंका और कार पहचानते ही उसका चेहरा उतर गया। मैं किसी इशारे का इंतजार किए बगैर वो दरवाजा खोलकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। मैंने कार आगे बढ़ा दी। क्या बात है, आज कुछ उदास नजर आ रही हो? कुछ देर के सकूत के बाद मैंने उसे छेड़ा। तुम्हें देखकर दिली सदमा हुआ है। मुझे सर उठाए बगैर बोझल मगर 2 टोक लहजे में कहा और मेरे रद्द अमल पर तवज्जो दिए बगैर कहता रहा, मैं तो समझ रहा था कि शायद तुमसे जान ही छूट गई। हो सकता है तुम किसी हादसे में कहीं मर कब गए हो, लेकिन तुम फिर मौजूद हो। ये मेरे लिए कोई खुशी की बात तो नहीं है। कौवों के घोंसले से ढोर नहीं मरा करते। मैंने तंजिया लहजे में कहा, साहब कोई अच्छी बात है मगर इतनी भी बाकी बाजुकात महंगी पड़ जाती है। कितनी महंगी पड़ेगी? वो मज़े हकाना लहजे में बोला, जान से ज्यादा तो कुछ नहीं ले सकती। मैं आजकल वैसे ही जिंदगी से बेजार हूँ। अपने वजूद शख्स से घिन आने लगी है। क्यों? तुमने गला तो नहीं काटा किसी का? किसी को जिंदगी भर के लिए माजूर और अपाज बना देने को मैं कत्ल से बड़ा गुनाह समझता हूँ। वो तल्ख लहजे में बोला, माजूर और अपाज? मैंने मुतहय्यराना लहजे में कहा, क्या तसादुम हो गया था किसी से? तसादुम तो पहले रोज से चाह रही है। यूनिवर्सिटी में इक्का दुक्का तमाशे मैंने अपनी आंखों से देखे। आदमी का हाथ पैर टूट जाए तो उसके बाकी आवाज काम करते रहते हैं, लेकिन नशा टूट जाए तो आदमी ना जिंदा रहता है और ना मुर्दा कहलाता है। और हीरोइन के आदियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पुराने आदि नए पंछियों को फांसते हैं। मालूम ऐसा होता है कि वो अपनी गलतियों का तावान दूसरों को गुमराह करके वसूल कर रहे हैं। मैं ज्यादा मिकदार फराम करने में तरद्दुद करता हूँ तो लड़के मरने मारने पर तुल जाते हैं। उनका ख्याल है कि मैंने उस कानूनी धंधे में जरूरत से ज्यादा कमा लिया और अब मुझ पर हवस तारी हो गई है, यानी माल रोक कर दाम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। यूनिवर्सिटी में हीरोइन को मैंने खुद मुतारफ करवाया मगर अब उससे खौफसदा भी हूँ। मुझे अपनी आफियत की फिक्र लाहक हो गई है। अब तक शायद मैं इस धंधे से तायब हो गया होता, लेकिन यूनिवर्सिटी में रहते हुए ऐसा करना मेरे लिए नामुमकिन है। नशाबाजों का दबाव इतना शदीद है कि मुझे छुट्टी के दिनों में भी फराहमी बरकरार रखनी पड़ती है। जिस दिन नागा किया वो लोग मार मार कर मेरा हशर खराब कर देंगे, तो यूनिवर्सिटी को खैर बात कह दो। मैंने उसे टटोलने के लिए से कहा और एक पेशावर मंशियात फरोश बन जाऊं। उसका लहजा बेहद जरीला हो गया। लेकिन तुमसे क्या शिकवा? तुम्हारा तो सारा वजूद ही शायद ऐसी आमदनी पर पला बड़ा हो, मगर मेरे अपने मुस्तकबिल के ख्वाब हैं। 12 बरस यूनिवर्सिटी से बाहर पढ़ता रहा और अब 1.5 साल जामिया में गुजार चुका हूँ। इतनी ही मुद्दत और बाकी रह गई है। उसके बाद शायद मैं तुम्हारी तरह शान शौकत से तो ना रह सकूं, लेकिन इज्जत की रोजी कमाने की काबिल जरूर हो जाऊंगा। उसने मुझ पर बदतरीन और घनौना तंज किया था, लेकिन मैं उससे पी गया। मैं गुमराह जरूर था, लेकिन मेरा ज़मीर जिंदा था, जो हर कदम पर नेकी और बदी का इम्तियाज वाजे करता रहता था। अंदर से मेरी भी वही ख्वाहिश थी जो हामिद की थी, लेकिन वो इंसान ही क्या जो अपनी हर आरजू को पाया तकमील को पहुंचाए। मैं उसे छेड़ने से बाज न रह सका। बरस में 2 महीने पढ़ाई होती है, 1.5 बरस और गुजार लिया तो कौन सा 3 मार लोगे? कागज का एक पुर्जा मिलेगा जिसे कोई नहीं पूछता। शहर में हजारों डिग्री याफ्ता घूमते फिरते। मुलाजमत के साथ ही उन्हें कट प्राइस दुकानों पर सस्ते और मजबूत जूतों की तलाश रहती है जो मुलाजमत मिलने तक साथ दे सके। मेरी निगाहें बजाय सड़क पर मरकूज थी, मगर मैं कन नखियों से उस नपुख्ताकार लड़के का जायजा ले रहा था। वो लाजवाब तो हो गया था, मगर मुझे खूनखार निगाहों से घूरे जा रहा था। तुम ज़हीन, तालीम याफ्ता और नौजवान हो। जाहिल जुर्म करता है और अपनी लफ्जियों से पकड़ा जाता है। सही आदमी कोई काम करता है तो उसकी गिरफ्त नामुमकिन होती है। उम्र का हर लम्हा जो तुम गुजार रहे हो लौट कर नहीं आएगा। मैंने तवक्कुफ के बाद अपनी तकरीर जारी रखते हुए कहा, माशरे में बतेरे मौका शनास जायज और नाजायज की तफरीक में पड़े बगैर दोनों हाथों से पैसा बटोर रहे हैं।
और तुम जैसे बीसीयू जरूरतमंद हर रोज उनकी चौखटों पर हाजिरी देते हैं। मैं इस उम्मीद में कि रोजी मिले तो जबरी रोजों से निजात मिले। मेरा दिमाग खराब मत करो, वो जलाए हुए लहजे में बोला। ये बताओ कि आज मुझ पर क्यों नजर करम की है? सोच रहा था कि तुम्हें भी एक बार बाहर की दुनिया दिखा दूं। अंदर की दुनिया में तुम जैसे मिल जाएं तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? वो चले बुने लहजे में बोला और मैं मुश्किल बेसाख्ता मुस्कुराहट को होंठों में तुलू होने से रोक सका। बेजर बनकर गुमराह करने की बजाय अपना मद्दा बयान करो। मैं तुम्हारी कार में घूमता हुआ देखा जाना भी पसंद नहीं करता। क्या खबर कल ही मेरे दरवाजे पर पुलिस दस्तक दे दे? तुम्हारे दोस्तों की रवानगी का वक्त आ गया, उनसे मेरी फौरी मुलाकात जरूरी हो गई है। क्या तुम उन्हें माफ नहीं कर सकते? उसने तल्ख लहजे में सवाल किया। तुम्हें अपनी दुनिया में बहुत से तजुर्बाकार लोग मिल जाएंगे, फिर नए खून को क्यों गंदा करते हो? तजुर्बाकारों को सिर्फ हम ही नहीं, हमारे दुश्मन सरकारी इदारे भी पहचानते हैं। वो जहाज पर कदम रखने से पहले धर लिए जाएंगे। नए शहरों के लिए ऐसा कोई खतरा नहीं होता। और फिर तुम्हारे दोस्तों पर मुफ्त में दुनिया देखने की धुन सवार है। मैं उन्हें नजरअंदाज करूंगा तो वो किसी और के हस्ते चढ़ जाएंगे। मेरे मिजाज की नरमी का अंदाजा तुम इसी बात से कर सकते हो कि तुम्हारी जो गुस्ताखाना तकरीर मैंने खामोशी से सुन ली, इस पर कोई दूसरा तुम पर बहुत पहले हाथ उठा चुका होता। मैं उठने वाले हाथ को झुकाना भी जानता हूँ। उस वक्त वो वाकई शेर हो रहा था। तुम ये बताओ कि इनसे कब और कहाँ मिलना चाहते हो? मैं उसे जीवा हाउस के मोहल्ले वकूफ समझाने लगा। वो लोगों को अगले दिन लाने पर मुसर था, लेकिन थोड़ी सी बहस के बाद 1-1.5 घंटे में वहां पहुंचने पर तैयार हो गया। उस रास्ते में उतारकर मैंने गाड़ी का रुख घर की तरफ कर लिया, क्योंकि उस 1.5 घंटे के लिए मेरे पास तफरीह या आवारागर्दी के अलावा कोई मसरूफियत बाकी नहीं रही थी। घर जाकर मैं उस दौरान में ताज़ा दम होकर बासानी कबल अज वक्त जीवा हाउस पहुंच सकता था। मैं अपने ख्यालात की रूह में डूबा घर पहुंचा तो फाटक पर ही चौकीदार ने मुझे सरेशाम किसी मेहमान की आमद की इत्तला दी, लेकिन वो मेहमान के हुलिये के अलावा उसकी कोई शनाख्त न बता सका। उसके कहने के मुताबिक मेहमान को मेरी आमद तक ड्राइंग रूम ही में महदूद रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो मालकाना धुंस के साथ पूरे घर में दंदना रहा था। उस दौरान में उसने सुल्तान शाह के साथ भी खासा वक्त गुजारा था। मैं चंद सालियों तक खुले हुए फाटक में गाड़ी रोके उस अजीबोगरीब मेहमान के बारे में सोचता रहा। न जाने वो कौन था, बाकी दोस्त ही था या दोस्त के रूप में कोई बदतरीन दुश्मन जो कोई पुराना हिसाब चुकाने के लिए बेबाकी के साथ मेरे घर में घुस आया था। जो होगा देखा जाएगा। मैंने सर झटक कर सोचा और एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। अगर वो मेरा दुश्मन ही था तो पीछे हटना बुजदिली थी कि वो मेरे घर में दंदनाता फिर रहा था और मैं अपने घर की दहलीज पर खड़ा मखमसे का शिकार था। कार पोर्च में रुकने से कबल मैंने डैशबोर्ड के खाने से भरा हुआ रिवाल्वर निकाल कर अपनी जेब में डाल दिया, ताकि किसी फौरी हंगामे में तजदस्त होने की बुनियाद पर पछताना न पड़े। मैं कार से उतरा ही था कि अंदर से एक दराज कामत और सेहतमंद शख्स बरामदे में निकला। शायद पुख्ता फर्श पर मेरी कार के टायरों की तेज शोर ने उसे किसी की आमद का इशारा दिया था। वो जो भी था मेरे लिए कतई अजनबी था। जोड़ चिकले शान और कसरती बदन पर कड़ा हुआ बेदाग सफेद कुर्ता उसे बहुत सज रहा था। आंखों में उकाबी चमक कूद रही थी। चेहरे पर हल्की सी करख्तगी पाई जाती थी, जो शायद होंठों पर मौजूद पतली तिरछी हुई मूंछों के बायस थी। उसने अपने सेहतमंद और घुंघराले बालों में हाथ फेर कर बराह रास्त मेरी आंखों में आंखें डाल दी और उसी के साथ उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट मचल लगी। मुझे यूं न घूरो, उसने मुस्कुराते हुए नर्म आवाज में कहा। अगर तुम मुझे नहीं पहचानते तो मैं भी तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम ही तनवीर हो। तू तनवीर ही। मैंने बरामदे की सीढ़ियां अबूर करते हुए उलझन अमेज लहजे में कहा, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम भी अपना तारुफ करवा दो। जो ही मैंने आखिरी सीढ़ी अबूर की, उसने अचानक मुझे दोनों बाहों में समेट कर अपने सीने से लगा लिया। तारुफ करवा दूं? अरे तुम अपने खून को नहीं पहचानते? उसके लहजे में मोहब्बत में शिकवा था। अचानक मेरे जहन में एक छवाका सा हुआ और बरसों पुराने वाकयात जहन में गुजरने लगे। चच्ची और चचा के 2 बेटे थे, दोनों ही मेरे हम उम्र थे, लेकिन बाबा के इंतकाल के बाद मैंने उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया था। लेकिन आज वो एकदम से मेरे सामने कैसे आ गया था? उसकी शक्ल में मुझे वो बचपन की शबाहत नजर आ रही थी। मैं भी वालियाना अंदाज में मुस्कुरा दिया। मैं खुद में नहीं पहचान सका था। खून का हवाला न देते तो शायद मुझसे कोई गुस्ताखी भी सरजद हो जाती। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। वो पहलू बदल कर शौक लहजे में बोला, ये बहलकी कर लो अपनी, कहीं बेध्यानी में गोली चल ही न जाए। मैं खिफत अमेज अंदाज में सर झुकाकर अंदर चल दिया। इतनी हिम्मत नहीं हो सकी थी कि रिवाल्वर के बारे में कोई वजाहत करता या उसी के सामने जेब खाली कर लेता। सेफ्टी गेट चढ़ाकर मैंने रिवाल्वर तकिए के नीचे रखा और दोबारा ड्राइंग रूम में आ बैठा। उस वक्त खुशी से मेरा रुआ रुआ झूम रहा था, जैसे खोई हुई कोई कीमती शय वापस मिल गई हो। तुम्हारे मुलाजिम बहुत परेशान थे, तुकीर मजे ले लेकर बता रहा था। मैंने उन्हें तुमसे अपना रिश्ता नहीं बताया था, बस तुम्हें पूछता हुआ अंदर घुस आया था। वो मुझे ड्राइंग रूम में बिठाए रखना चाहते थे। मैंने तुम्हारी गैर मौजूदगी में पूरे घर का सर्वे शुरू किया तो बुखला गए थे। फिर चौंक कर बोला, हाँ वो अंदर कौन पड़ा हुआ है? खासा जख्मी मालूम होता है। मेरा एक दोस्त है, कुछ गुंडों से उलझ गया था। मैंने इख्तिसार से काम लेते हुए कहा, बातें मजे की करता है। वो जख्मी पड़ा है, तुम्हारी जेब में कोई यादची असला था। आजकल काम क्या कर रहे हो तुम?
उसने धीमे मगर मानी खेज लहजे में सवाल किया। एक छोटी सी प्लास्टिक फैक्ट्री है। आजकल कराची का माहौल कुछ खराब है। यहाँ रात के अंधेरे में चोरियों के साथ दिन दहाड़े डाके भी पड़ने लगे। हिफाजत खुद इख्तियारी के लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त तो रखना ही पड़ता है। अभी तक अकेले ही हूँ। उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। घर बना लिया है तो अब आबाद भी कर ही लूंगा। मेरे जवाब पर वो हंस पड़ा और मुझे यक बयक यह ख्याल आया कि अगर उसे मेरी कराची में मौजूदगी का इल्म कैसे हुआ और उसने मेरा पता कैसे तलाश करवा लिया। तुम्हें अचानक ख्याल कैसे आ गया मेरा? मैंने सवाल किया। चंद रोज पहले बाजार में अचानक रमजान चाचा से मुठभेड़ हो गई थी। उसे सिगरेट सुलगाते हुए कहा। उसने बताया था कि कुछ दिन पहले तुम हम लोगों को ढूंढते हुए पुराने मोहल्ले में पहुंचे थे और नाकाम लौट आए थे। मैंने अपनी माँ के सामने जिक्र किया तो वो बेचैन हो गई। उन्हीं के इसरार पर यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरा पता कहाँ से मिला? टेलीफोन डायरेक्टरी में तनवीर अली 3 ही है। बारी बारी तीनों नंबरों पर फोन किया और यहाँ चलाया, क्योंकि दूसरे दोनों लबो लहजे से ही सिंधी मालूम हो रहे थे। क्या से तुम्हारे किसी मुलाजिम ने बताया कि उसका साहब पंजाबी है। असल नाम खुद आ जाने क्या है, मगर डैनी साहब कहलाता है। तुम डैनी कब से बन गए? बस दोस्तों ने एक नाम दे दिया और वही चल पड़ा। अब तो मुझे भी वही नाम मानूस लगता है। लाहौर हमारी ही तलाश में गए थे या कोई और काम था? उसे सरसरी लहजे में सवाल किया। कारोबारी झमेला था। लाहौर छोड़ने के बाद पहली बार वहां गया था। लाहौर की सरजमीन पर कदम रखते ही बेख्तियार पुराने रिश्ते याद आने लगते। ये सोचकर पुराने मोहल्ले में गया था कि सर झुकाकर बड़ी माँ को सलाम करूंगा। उन्होंने सर पर हाथ रख दिया तो समझूंगा कि जिंदगी का एक खाली खाना आबाद हो जाएगा। मैं अपनी ताई अम्मा को बड़ी माँ ही कहता था। बचपन से पका हुआ लफ्ज आज भी ज़हन के किसी गोशे में आबाद था। जब मैंने बात खत्म की तो उसकी स्याह उकाबी आंखों में चमक कह रही होगी और वो धीमे लहजे में बोला, मैंने कैबिनेट देखा है तुम्हारा। पीने के मामले में खासा सुथरा ज़ोक रखते हो। क्यों ना इस मुलाकात को यादगार बनाने के लिए एक दौर हो जाए। मुलाजिम करीब ही मेरे इशारे का मुंतजिर था। चंद ही मिनट में ट्राली सजा कर लिया। तुम क्या कर रहे हो? मैंने गिलास तैयार करते हुए सवाल किया। छोटा सा कारोबार है अपना भी, अल्लाह का शुक्र है, माकूल आमदनी हो जाती है। और तस्वीर भाई, हम दोनों साथ ही काम कर रहे हैं। वो गिलास से अपने लबों को तर करते हुए बोला। बड़ी माँ की सेहत कैसी है? मुझे बरसों बाद उन रिश्तों के बारे में बात करने का मौका मिला था तो मैं मुसलसल ही गुफ्तगू में मसरूफ रहना चाह रहा था। ठीक है, ज़ईफ़ी तो खुद 1000 बीमारियों की एक बीमारी है। चंद बरस पहले जख्वा हो गया तो चलने फिरने से माजूर हो गई थी। फिर मोतिया से एक आंख की बिनाई जाती रही, दूसरी आंख भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जिस दिल से तुम्हारा जिक्र सुना, बस यही कह रही है कि रही सही बीनाई ज़ाया होने से पहले एक बार तनवीर और उसकी बीवी से मिला दो, ताकि उन दोनों को जी भर कर देख सकूं। मेरा दिल भर आया। मैं चलूंगा, जरूर चलूंगा, बल्कि तुम्हारे साथ ही चलूंगा। अभी शादी तो नहीं की, लेकिन बड़ी माँ अपनी होने वाली बहू को जरूर पसंद करेंगी। ओह, वो भवें चढ़ा कर बोला। तो इश्क लड़ा रहे हो आजकल? महज पड़ा, अंशी बोझल सी थी। इस दिमाग के खलल का दूसरा नाम है। उसे मैंने संजीदगी के साथ देखा, परखा और फिर चाहा है। बहुत सुलझी और खूबसूरत लड़की है। खुशकिस्मत हो कि तुम्हें अपने मायार की लड़की मिल गई। हम दोनों भाई तो फैसला कर चुके हैं कि जिंदगी हंसते खेलते अकेले ही गुजारेंगे। मान में चौक पड़ा। मैंने हामिद को जीवा हाउस पहुंचने का वक्त दिया हुआ था। क्लास खाली करके मैंने तुकीर अली से मुआज़रत चाही तो वह सोफे की पुश्तगाह से टिक कर मुस्कुराने लगा। बोतल और गिलास मुयस्सर हो तो फिर वक्त आसानी से गुजर जाता है, मगर अकेले में ज्यादा लुत्फ नहीं आता। कहो तो ट्राली तुम्हारे जख्मी दोस्त के कमरे में ले जाऊं, उसे मदूबी न कर बैठना। मैंने जल्दी से कहा, इस मामले में पूरा पठान और कट्टर मुसलमान है, बुरा मान जाएगा। जाओ, हो सके तो वापसी पर हमारी होने वाली भाभी को लेते आना। उसने बर्फ के कतले गिलास में डालते हुए कहा, जरा मालूम तो हो तुम्हारी पसंद का मायार क्या है? काफी देर हो जाएगी। मैंने रिस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए कहा, आने को आ जाएगी, मगर मैं मुनासिब नहीं समझता। उससे कल मिलवा दूंगा तुम्हें। वहां से निकलकर मैं सुल्तान शाह के पास पहुंचा तो वो मुंह फुलाए बिस्तर पर दराज था। उसकी आंखों में नाराजगी के आसार दूर ही से देखे जा सकते। होगी फुर्सत तुम्हें? वो मुझे देखती तंजिया लहजे में बोला। ऐसी मोहब्बत तो मैंने सगे खून में भी ना देखी होगी। मुलाजमीन से उसे मालूम हो गया था कि मेहमान से मेरा क्या रिश्ता था। मिर्चे न चबाओ, हम बरसों के बाद मिले हैं। मैंने आयजगी से उसे समझाने की कोशिश की, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, मैं तुमसे कुछ अहम बातें करना चाहता हूँ। उसने राजदाराना लहजे में कहा, मुझे बस 10 मिनट दे दो, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मैंने रिस्टवॉच पर निगाह डालते हुए कहा, वापस आकर 1 घंटे तक तुम्हारे पास बैठूंगा, मुझे मुकर्रर वक्त पर कहीं पहुंचना है। मैंने महसूस किया कि अचानक ही उसकी निगाहें मेरे चेहरे से हटकर अकब में किसी चीज पर मरकूज हो गई थी। मैंने सर घुमाया तो ज़ुकीर अली गिलास थामे ख्वाबगाह के दरवाजे में खड़ा था। मुझसे निगाहें चार होती हुई मुस्कुराने लगा। एक बात भूल गया था, बाहर जा रहे हो तो वापसी पर मेरे लिए कुछ पनीर लेते आना। मैं रात में अमूमन खाने के बजाय पनीर के पार्चों पर गुजारा करता हूँ।